अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सभी कह रहे हैं कि फ़ौज ने सख्त पैगाम दे दिया, और मैं ये कहता हूँ कि ये उन्वान ठीक नहीं है। फ़ौज ने सख्त पैगाम नहीं दिया है, फ़ौज ने सिर्फ इतला दी है। एक चीज़ ये ज़ेर बहस है, और इसकी रोशनी में आइंदा क्या होने वाला है अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहले भी क्लियर था, लेकिन अब गोया कि रसीद लग गई है। इस पर कुछ इंकशाफी बातें करनी है, और कुछ बिंदियाल साहब ने अदालत में जो कुछ कहा और उन्होंने अखलाकी अथॉरिटी की बात की। बिंदियाल साहब का मुंह और अखलाकियात की बात क़यामत की निशानी है, क़यामत की। माशाअल्लाह बिंदियाल साहब भी अखलाकियात की बात करते हैं, उनको भी ख्याल आया, और उन्होंने किस चीज़ को अखलाक कहा है, किस चीज़ की अखलाकी अथॉरिटी की बात की है। लेकिन इससे पहले मैं उस कल्चर की याद दहानी करा दूँ जो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा, इससे पहले नहीं देखा, और अल्लाह ना कराए कि आइंदा भी कोई देखे। और मेरे ख्याल है दुनिया में भी इस किस्म के कल्चर की मिसाल नहीं मिलती। और कल्चर ये है कि एक 75 साल का, ख़ुद को 72-73 साल का कहता है, वो 75 साल का, एक 75 साल का अय्याश प्ले बॉय है, एक 85 साल की दादी अम्मा है। वो उस 85 साल की दादी अम्मा इस 75 साल के प्ले बॉय पर आशिक है, दिलो जान से इस पर फ़िदा है। और उस 85 साल दादी अम्मा की जो बेटी है, वो 60-65 साल की, वो भी इस प्ले बॉय पर आशिक है। और उस बेटी की बेटी, यानी उन दादी की जो या नानी कह ले, उनकी जो नवासी है, बेटी की बेटी नवासी, वो भी इस 75 साल बुढ़े पर आशिक है। और जो मौसूफ़ इसका मरकज़ है, यानी वो लड़की जिसका वो बाप है, और जिसका वो खामद है, और जिसका वो दामाद है, वो इन तीनों के एक ही क्रश को जब देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता, और कहता है कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, हैप्पी टू सी यू। इस कल्चर को आप क्या करेंगे? और ये माशाल्लाह कल्चर कोई इनका आज का नहीं है, बड़ा पुराना कल्चर है। वो जो अदाकारा शबनम का रेप हुआ था, घर में घुसकर उसको रस्सियों से बांधा, उससे फिर दरिंदगी की, फिर उसका घर लूटा, सोने के ज़ेवरात, नकदी जो चीज़ मिली लूट ली। और इनकी दौलतमंदी का राज उनका ये पेशा भी है। इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की अखलाकियात हैं, इस तरह का कल्चर है, और वो कल्चर अभी तक चल रहा है। और इस कल्चर को देखकर जो लोग कहते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, यानी इनको देखकर बड़ी खुशी हुई, तो वो फिर पीटीआई के अलावा और कौन हो सकता है। तो ये कल्चर जो है ये हम पर मुसल्लत है, और ये इस कल्चर के लोग कभी कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कभी वो अमर बिल मरूफ़ का नाम लेते हैं, और कोई इनको रोकता नहीं है कि तुम्हारे चेहरों से, तुम्हारे मुंह से ये कलमात जो हैं ये अदा होना बज़ाते ख़ुद ब्लास्फेमी है, बज़ाते ख़ुद तौहीन मज़हब है। बहरहाल कल की जो अहम तरीन खबर थी वो यही थी, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें खबरियत आप देखें तो सिरे से नहीं थी। ये मैं कोई तनकीद रंग में नहीं कह रहा, इसमें खबरियत नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खबर देने के लिए थी ही नहीं, ये याद दहानी कराने के लिए दी गई थी। इसमें हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ अफसरों का जिक्र था कि जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, लेकिन उसमें भी खबरियत इसलिए नहीं है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बरें आवाम तक पहुँच गई थी कि कोर कमांडर लाहौर समेत 3 मुख्तलिफ़ ग्रेड के जनरल और कुछ ब्रिगेडियर्स और कुछ और दूसरे अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हैं, कुछ बरतरफियाँ हुई हैं, कुछ का कोर्ट मार्शल हुआ है। तो चुनांचे खबरियत तो नहीं थी, नाम भी नहीं लिए, अगरचे बहुत सारे लोगों को नाम का भी पता है। और फिर ये कहना कि 9 मई का वाक़या, यानी इसके किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, इसमें भी कोई खबरियत नहीं है। पाकिस्तान में हर जानने वाले को पता है कि ये कतई फ़ैसला हो चुका है कि इन मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा। फिर कहा गया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी। ज़ाहिर ये भी एक याद दहानी है, ऐलान मुकर्रर है, इसलिए कि सबको पता है कि 9 मई को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश हुई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खबर देने के लिए नहीं की गई थी, ये याद दहानी कराने के लिए दी गई थी, और ये गलत फहमी दूर करने के लिए की गई थी कि कुछ लोग अगर समझ रहे हैं कि मामलात अब टल जाएंगे, कुछ मामला ठंडा हो गया है, कुछ फ़ौज का गुस्सा कम हो गया है, तो उनको ये नोट कराना मकसद था कि ऐसी गलत फहमी या खुश फहमी को दिल से निकाल दें। हमने अपने ही इदारे के अंदर जो अफसर थे, मुलव्वस तो वो नहीं थे शायद, लेकिन गफलत शियार ज़रूर थे, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़
साजिश बिलअमूम नहीं की, लेकिन इस साजिश के सहूलतकारी के मुर्तकब हुए उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई कर डाली है। अब बाकियों की बारी है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको नहीं बख्शा जाएगा। 3 कैटेगरी उन्होंने बयान की। एक तो ये कि इस सानहे के मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे, और इस सानहे के मास्टरमाइंड्स को नहीं छोड़ेंगे, और इस सानहे के सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। 3 कैटेगरीज थी। खबरियत वाली बात इसमें सिर्फ एक थी, और उसको हम कहते हैं इतला, जिसको उन्वान दिया लोगों ने पैगाम का। और वो इतला ये थी कि जो लोग सानहा 9 मई के मुजरिमों को सज़ा देने के रास्ते में रुकावट बनेंगे, उनके साथ भी हम सख्ती से निमट लेंगे। ये पैगाम नहीं था, ये इतला थी उन जजों के लिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के बड़े सहूलतकार बने हुए हैं, और बिंदियाल साहब उनकी चीफ़ हैं, जिनके बारे में इमरान का कहना ये है कि ये मेरी आखिरी उम्मीद है, ये मेरा वाहद सहारा है। इमरान खान भी यही कहता है, वशीदा टल्ली भी यही कहता है। तो इस वाहद सहारे को इतला दी गई है कि तुमसे भी निमट लिया जाएगा, क्योंकि तुम साजिशियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के गद्दारों को, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों को बचाने का किरदार अदा कर रहे हो। और ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिंदियाल ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमात रोक दिए जाएंगे। ये गोया कि एक किस्म का ज़बानी स्टे आर्डर था, तहरीरी स्टे आर्डर शायद आज आ जाए। तो ये स्टे आर्डर जो था ये उस वक्त हवा में उड़ गया जब ISPR ने कहा कि इस वक्त 17 फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें 102 या इससे ज़्यादा सिविलियंस के केस चल रहे हैं। रोकने का तो सवाल ही नहीं है, चल रहे हैं। और इन फ़ौजी अदालतों की तादाद में भी इजाफ़ा होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने तो ये इस पर बात ख़त्म कर दी। इन फ़ौजी अदालतों की तादाद में इजाफ़ा भी होगा, और जो मुलज़म पेश किए जाएंगे उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ेगी, और अच्छी खासी तादाद में लोगों को, ज़ाहिर 9-10 हज़ार की तादाद भी नहीं, लेकिन वो 102 की तादाद से बहुत ज़्यादा तादाद होगी जिनके केस फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। और ये बिंदियाली स्टे आर्डर अब किसी काम के नहीं है, किसी माने के नहीं है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं की गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तो ये भी पता है कि 9 मई की तबाही की शाम इन लोगों ने, इन सहूलतकारों ने, ये जो रुकावट बने हुए हैं इंसाफ के रास्ते में, सज़ाएँ देने के रास्ते में, कहा था कि खुदा का शुक्र है कि 9 मई हो गया। तो बिंदियाल साहब, मुनीब साहब, एजाज साहब ये खुदा का शुक्र अदा करने वाले थे। इन्होंने किस खुदा का शुक्र अदा किया था और किस लिए शुक्र अदा किया था, ये सब कुछ उनको पता है। उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उन्हें पता है। नाज़रीन, इसमें एक तो ये इतला दे दी गई इन जजों को जो आइन के ही दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के मुर्तकब हुए हैं। अब ज़ाहिर हो रहा है, हर चीज़ खुल गई है। और यहाँ मैं एक लतीफ़ा भी बता दूँ आपको, लतीफ़ा नहीं है तो ये वाक़या कि जिस दिन बिंदियाल ने इसे बुलाया था इमरान खान को बादशाह सलामत की तरह, और उसको बादशाह सलामत का प्रोटोकॉल दिया था, मर्सिडीज़ में भेज कर रवाना किया था, और उसे ये बता दिया था कि कल तुम्हारी ज़मानत हो जाएगी और कल तुम एक बादशाह की तरह बरामद होना। तो उसी रात सोशल मीडिया पर ये ख़बर चली थी कि PTI ने, इमरान खान ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कारकुनों का हजूम, कारकुनों को इकट्ठा होने की कॉल दी है। यानी 10 मई की दोपहर को कारकुनों को इकट्ठा करने का इमरान खान ने आर्डर दे दिया था। ज़ाहिर है इसमें बिंदियाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों की भी पूरी साजिश शरीक शामिल थी। इनका ख्याल था कि इन बिंदियाल का भी और इस्लामाबाद वालों का भी कि एक खुमैनी का जैसा इस्तकबाल हुआ था जब खुमैनी का तैयारा पेरिस से तेहरान उतरा था। तो तेहरान की सड़कों पर उस रोज़ 1979 की बात है गालिबन, उस सन में ईरान की आबादी आज की आबादी से आधी थी और तेहरान की आबादी भी आज की आबादी से आधी थी। तो उस रोज़ तेहरान की सड़कों पर 10 लाख अफराद का हजूम था। PTI वाले तो 3000 के जलसे को 1 लाख का जलसा कहते हैं ना।
وہ ایکچوئل 10 لاکھ تھا، کیونکہ عالمی میڈیا نے لکھا تھا کہ یہ لوگ 1 ملین سے زیادہ تھے جو اس دن تہران کی سڑکوں پر خمینی کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس 10 لاکھ کے ہجوم کو دیکھ کر ایرانی فوج کے جرنیلوں نے استعفے دے دیے تھے اور انقلابیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا، اور فوج اس طرح کولیپس ہوئی کہ شاہ ایران کو یہ موقع ہی نہ ملا کہ وہ فوج کو کوئی آرڈر کر سکے۔ چنانچہ ادھر خمینی کا طیارہ اترا، ادھر شاہ ایران اپنے طیارے پر بیٹھ کر باہر چلا گیا۔ تو یہ 10 لاکھ کا ہجوم تھا۔ تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ خمینی کا اتنا بڑا، جب ظاہر ایک فضا بنا دی، بندیال نے، مریب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ والوں نے ایک فضا بنا دی کہ یہ تو ہم جو ضمانت دے رہے ہیں یہ کسی عام آدمی کو نہیں دے رہے، یہ تو ہم بادشاہ سلامت کو دے رہے ہیں، اس دور کے خلیفہ کو دے رہے ہیں، اس دور کے صاحب اولو الامر کو دے رہے ہیں، کسی آسمانی دیوتا کو یہ ضمانت دے رہے ہیں۔ تو انہیں 100% یقین تھا، عمران خان سے لے کر بندیال خان تک سب کو 100% یقین تھا کہ جب یہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانتوں کا عمل مکمل کرنے کے ہونے کے بعد جب عدالت کے احاطے سے باہر نکلے گا تو لاکھوں کا ہجوم ہوگا۔ لمبی کہانی ہے، خلاصہ آخری جو سطر اس کہانی کی یہ ہے کہ جب رات کو جب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور جب وہ پیک پر پہنچی ان کی تعداد تو وہ 150 سے زیادہ نہیں تھی، اور 150 افراد کو پولیس نے ڈنڈے مار مار کر بھگا دیا۔ چنانچہ جب رات کو لیٹ نائٹ یعنی 8-9 بج گئے تھے جب ضمانتوں کا عمل مکمل ہوا اور عمران خان باہر نہیں آ رہا تھا کہ گرفتاری نہ ہو جائے، تو کیوں باہر نہیں آ رہا تھا، گرفتاری کیوں ہو جائے، اس کو کیوں ڈر تھا کہ گرفتاری ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ باہر ایک بھی بندہ نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر خالی میدان ہے اور پولیس کی ایک جیپ بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور وہی ہوا، جب وہ نکلا کوئی آدمی نہیں تھا، اپنی گاڑی پر بیٹھا اور لاہور آ گیا۔ یہ تو خیر ایک لطیفہ تھا۔ تو خیر فوج کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے، سوال پوچھا گیا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے، تو انہوں نے بتا دیا، سب کو پتہ ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے، لیکن فوج کے ترجمان نے کلیئر کر دیا کہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ جس نے گزشتہ عرصے سے، کچھ عرصے سے، 1 سال سے 1.5 سال سے فوج کے خلاف عوام کے اندر ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک ذہن سازی کی فوج کے خلاف، وہی ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ناظرین یہی وہ طرح ہے جو ہم سب لوگ آپ کو دیتے رہے ہیں کہ عمران خان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ میں تو اگرچہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ یہ بحث واقعتاً ہو رہی ہے، یعنی مذاق کے رنگ میں نہیں ہو رہی، سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان کو پھانسی ہوگی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی بحث شروع ہو جائے کہ اسے پھانسی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے ان بحث کرنے والوں کو پتہ ہے۔ عمران خان کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب وہ اس لیے بار بار منتیں کر رہا ہے، معافی نامے بھیج رہا ہے، اور یوٹیوب پر آ کر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں آرمی چیف سے ملک کی خاطر ملنا چاہتا ہوں۔ ملک سے مراد اس کی اپنی جان ہے۔ ناظرین یہ کلائمیکس دیکھیے عمران خان کا، اینٹی کلائمیکس دیکھیے کہ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کراؤ، اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے حکومت میں دوبارہ لاؤ، اب وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے سزا مت دینا، مجھے پھانسی مت دینا، مجھے عمر قید مت دینا۔ وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ ملاقات کی التجا کر رہا ہے، التجا کی درخواست کر رہا ہے۔ ناظرین اس سے پہلے وہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف جواد ایس خواجہ، ماشاءاللہ جواد ایس خواجہ کے بھی پول اب کھلے ہیں، ان کی ریٹسوں کی سماعت ہوئی، اس میں ریمارکس دیے گئے، ان ریمارکس پر میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ ایک یہ بھی تھا کہ جسٹس جواد ایس خواجہ درویش صفت آدمی ہے، تو جناب ایسے درویش تو انڈیا میں بھی بہت ہیں، امبانی صاحب ہیں، ٹاٹا صاحب ہیں، برلا صاحب ہیں، باٹا صاحب ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب ہیں۔ یہ جواد ایس خواجہ کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی۔ اب اس کھرب پتی کو درویش کہہ کر درویش کی نئی تشریح، جس طرح آئین کے آرٹیکل کی نئی تشریح کرتے رہے بندیال صاحب، انہوں نے درویشی کے لفظ کی بھی نئی اصطلاح کر دی ہے۔ تو خواجہ صاحب ماشاءاللہ، خواجہ صاحب کے شوق ایسے ہیں کہ انہوں نے بیدیا روڈ پر ایک لال قلعہ بنایا ہوا ہے، اور اسے لال قلعے میں بچیوں کو
डांस की, नाचने की, गाने की, नृत्य की, भाव की, मुजरे की ट्रेनिंग दी जाती है। ये है जवाद एस ख्वाजा, जिसका पोल अब खुला है। इसकी इज़्ज़त थी, इसका नाम किसी को पता ही नहीं था कि ये भी कोई पाकिस्तान में होता था। और कुछ लोग कहते थे कि जो बड़ा नेक नाम है, तो अब इस नेक नाम पीरे फरतूत के करतूत आपने देख लिए कि ये पूरा टोला जो इमरान खान का हामी है, उनका किरदार एक ही जैसा ऊपर से लेकर नीचे तक, वो चाहे ख्वाजा हो, चाहे वो रमल खुसरा हो या कोई भी हो, सबके एक ही जैसा किरदार, एक ही जैसा उनकी नमूना ज़िंदगी, एक ही जैसा लाइफस्टाइल, एक ही जैसी सोच, एक ही जैसा मज़हब, एक ही जैसा कल्चर, ये सब एक ही थैली के सारे चट्टे बट्टे हैं। बहरहाल बिंदियाल ने फ़ौज पर हमला किया बाकायदा और कहा कि हमारे पास तो अखलाकी अथॉरिटी है, छड़ी वालों के पास अखलाकी अथॉरिटी नहीं है। छड़ी वाला यानी फ़ौज वालों के पास अखलाकी अथॉरिटी नहीं है। फ़ौज ने ऐसा किया कि आपने उसको अखलाकी अथॉरिटी से महरूम करार दे दिया। फ़ौज ने सिर्फ़ एक ही बात की है जिस पर आपका पारा हाई है, आपको शोलों की तपश में जल रहे हैं। फ़ौज ने कहा है कि 9 मई को जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, फ़ौजी तरसीबात पर हमले किए, शहदा की यादगारें उखाड़ी, उनकी यादगारों पर पत्थर बरसाए और जूते बरसाए और आग लगाई, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात पर बिंदियाल साहब इतने मुश्तइल हुए हैं कि वो कहते हैं कि फ़ौज के पास तो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है। तो क्या अखलाकी अथॉरिटी आपके पास है? कि आपने देखा कि जस्टिस मंसूर पर एक मुबहम सा एतराज़ हुआ, उन्होंने फ़ौरन ही बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस पर 50 एतराज़ात बराह रास्त हो चुके हैं, ये किसी बेंच से अलहदा होने पर आमादा नहीं है। कहता है सास का मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा, अपनी ही सास का मुकदमा, और जिसने वही 85 साला बुढ़िया जिसका इमरान खान क्रश है, और जिसने कहा था कि ये कम बख्त मार्शल्लाह क्यों नहीं लगा देते। तो उसकी इस गुफ्तगू पर जब तहकीकात के लिए हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाया, तो बिंदियाल ने उसको किसी अथॉरिटी के बगैर मुअत्तल कर दिया। ये है अखलाकी अथॉरिटी। कहता है मैं अपनी सास का मुकदमा खुद लड़ूंगा, ये है अखलाकी अथॉरिटी। एक करप्ट तरीन जज को, जिसकी करप्शन के टेलीफोनिक ऑडियो लीक्स के शवाहिद मौजूद हैं और सैकड़ों कहानियाँ लाहौर से इस्लामाबाद तक मौजूद हैं, उस करप्ट तरीन जज को अपने साथ बिठाकर कहता है कि मैं इसको अपने साथ इसलिए बिठाया है कि हुकूमत को एक पैगाम दे सकूं, यानी करप्शन की सरपरस्ती का पैगाम। ये है बिंदियाल साहब आपकी अखलाकी अथॉरिटी। वही तो मैंने कहा कि बिंदियाल जैसे लोगों के मुंह पर, लबों पर, होंठों पर अखलाक का लफ्ज़ आना ही क़यामत की निशानी है। तो नाज़रीन, अब जो अगला मंजरनामा बन रहा है वो ये है कि ईद से पहले एक अहम गिरफ्तारी हो सकती है इमरान खान की। इमरान खान भी शामिल है इस लिस्ट में, इमरान खान की बीवी भी शामिल है, और बाज़ ज़राए का तो ये दावा भी है कि मलिक रियाज ने भी पकड़े जाना है। और अगरचे मैं इस दावे की तायीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पोजीशन में ज़रूर हूँ कि मलिक रियाज को रियासत का आका होने का जो स्टेटस अब तक हासिल था, वो अब उसे हासिल नहीं रहा है। इससे पहले तो बाजवा हो या साकिब निसार हो, वो सब मलिक रियाज के कदमों में झुक कर सजदा करते थे। अब फ़ौज में इसे सजदा करने वाला कोई नहीं है। बिंदियाल ठीक है इसको सजदा करता होगा, लेकिन फ़ौज में कोई नहीं है। चुनांचे इस बात को लॉजिकल ज़रूर कहा जा सकता है कि मलिक रियाज की गिरफ़्तारी हो सकती है। पहले तो इस गिरफ़्तारी की बात को लॉजिकल कहा ही नहीं जा सकता था, ये नहीं कि पागलों वाली बात थी। अब कम से कम ये बात पागलों जैसी नहीं है, अब ये बात इम्कानी हो गई है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल इमरान खान का बलूचिस्तान जेल में जाना अब बहुत मुख्तसर मुद्दत की बात है, चंद दिनों की बात है। अब इसमें हफ्ते महीने वाला जो केस था वो ख़त्म हो गया। वो एक मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन पहले एक प्रोग्राम में इस पर बात हुई थी कि बाज़ लोग जो कहते हैं कि ये बिंदियाल की रुखसती का इंतज़ार किया जाएगा, यानी 17 सितंबर के बाद ही इमरान खान को पकड़ा जाएगा, उससे पहले पकड़ा तो बिंदियाल उसे 1 मिनट में फिर से छुड़ा लेगा। वो फ़ज़ा बदल गई है, वो मंजरनामा बदल गया है, वो चीज़ नहीं रही। अब इमरान को अगर आज गिरफ़्तार करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी बिंदियाले की
मजाल नहीं होगी कि वो इमरान खान को रिहा करा सके। बहरहाल अब ये फ़ौज पर मुनहसर है, हुकूमत पर मुनहसर है, वो कब इसको गिरफ़्तार करते हैं। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि इमरान खान की जो आखिरी शामत है, जिसके बाद इमरान खान नाम की चीज़ इस कुर्राए अर्ज़ पर नहीं पाई जाएगी लुग़वी तौर पर। फ़िज़िकली तो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लुग़वी तौर पर, अमली तौर पर इस नाम का वजूद मिट जाएगा चंद दिनों तक। और ऐसे मरहले में नवाज़ शरीफ के साथ दुबई के शाही ख़ानदान के अलावा कई और मुल्कों के तजारती वफूद भी मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातें की हैं। और ये ज़ाहिर है तजारती हलके जब नवाज़ शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में भी सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में अब क्या होने वाला है। और ये क्या होने वाला से मुराद ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा और वज़ीर आज़म बनेगा, बल्कि क्या होने से मुराद एक बहुत अहम तब्दीली और भी है कि चीन ने और सऊदी अरब ने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान को एक क़ुव्वत बनाना है। क्यों बनाना है? इसलिए नहीं है कि उनके दिल में पाकिस्तान का इश्क जाग उठा है, बल्कि इसलिए कि अमेरिका के साथ स्कोर बराबर करना है। ये एक लंबी कहानी है कि अमेरिका के साथ सऊदी अरब की दूरी कैसी हुई। और चीन को तो गुस्सा है ही, क्योंकि चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने पूरा ज़ोर लगाया, भारत को शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया जो चीन के इलाके से पता नहीं कितनी दूर है, उसकी फ़ौज को भी बुलाकर, वो जो सदरन चाइना का वो समंदर है उसमें बुलाकर ऑस्ट्रेलिया की नेवी को भी वहाँ लाकर खड़ा कर दिया, भारत को खड़ा कर दिया, बर्मा को खड़ा कर दिया, और वो वियतनाम को खड़ा कर दिया, फिलिपाइन, जापान, सब। एक मुल्क जो है लाओस, वो छोटा सा मुल्क है, कमज़ोर सा मुल्क है, उसमें पसमानदा मुल्क है, उसने इस घेराव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और वो चीन का इत्तेहादी बन गया। नतीजा ये है कि आज लाओस में चीन शमालन, जुनूबन और शर्कन गरबन, यानी मुल्क के ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जदीद तरीन 3 ट्रैक वाला रेलवे लाइन वहाँ उसने बिछा दिया है। चीन ने 3 ट्रैक वाला, पाकिस्तान में एक ही ट्रैक है जो डबल है, और वो भी पूरी तरह नहीं है। कराची से लाहौर पूरी तरह नहीं हो सका, जहाँ उसमें गैप है। बाकी पाकिस्तान में कोई ट्रैक डबल नहीं है, इल्ला ये कि कोयटा से चमन जाएँ तो वो डबल है, लाहौर से रायगढ़ जाएँ तो वो डबल है। यानी बाकी सारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान में सिंगल ट्रैक का है। अब चीन ने उस छोटे से पसमानदा मुल्क में 3 ट्रैक वाली 2 बड़ी लाइनें बिछा दी हैं, और उन लाइनों पर जिस तरह के पुल है, जिस तरह के रेलवे स्टेशन है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री उसकी देखें तो आपको हैरत होगी कि वो लाओस है या क्या, दुनिया का कौन सा मुल्क है। तो चीन इस घेराव का बदला लेने के लिए, सी पैक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, क्योंकि सी पैक जो है वो चीन की मुस्तक़बिल की बड़ी ताकत होने की हैसियत की एक गारंटी है। तो इस सब के पेश नज़र, और सऊदी अरब ने पिछले अरसे में, अमेरिका ने जो दगा किया सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ़ मामलात में, तो उसको सऊदी अरब ने आज ख़ुद निपटने का फ़ैसला किया है। उसी की बुनियाद पर उसने ईरान से दोस्ती की है, उसी की बुनियाद पर उसने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में वो नवाज़ हुकूमत को लाने में अपना किरदार अदा करेगा। और जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत बन जाएगी तो जहाँ इतनी सरमायाकारी की जाएगी कि अमेरिका जो है उसका पत्ता साफ़ करना, तो खैर एक बहुत बड़ा दावा है, या कुछ और से कहना चाहिए कि अमेरिका जो है वो फिर एक तरफ बैठकर देखेगा कि मुझसे ये क्या गलती हो गई। और यही वजह है कि अमेरिका अब IMF का कर्जा रोक कर बैठा है, उसके पाइपलाइन पर उसने पाँव रख दिया हुआ है। तो नाज़रीन, ये है अगला मंजरनामा, जिसकी तफसीलात जो हैं दुबई में, और हो सकता है अगले 10-15 दिनों में सऊदी अरब में बैठकर लिखी जाए, और उन पर अमल दरामद इस्लामाबाद में होगा। इस मुलाकातों में ज़रदारी और बिलावल भी शामिल हैं, लेकिन उनका जो मुलाकातों का मकसद है वो अगले सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स करना है, और जिसके तहत पीपल्स पार्टी की पंजाब में 6 या 7 नुमाइंदा और बड़ी शख्सियात, उनकी जीत को यकीनी बनाना है। और नवाज़ शरीफ से ये वादा ले लिया गया है कि उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।